तो देखो हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम क्या है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब जो पार्टनरशिप हो रही है उसका डिसोल्यूशन कैसे होता है, मतलब उसका रीजन क्या है। तो मोड्स का मतलब यहाँ पे टाइप्स होते हैं, तो बहुत सारे टाइप्स हैं। तो पहले अपन बात करेंगे म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब कि यहाँ पे जो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट ही तो हो रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति मिल रहे हैं, जैसे दो व्यक्ति मिल रहे हैं तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, पार्टनरशिप चालू होगी। तो उसी तरह क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू भी पार्टनरशिप हम क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। जैसे दो व्यक्ति बिजनेस कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि भी हम इस बिजनेस को नहीं करेंगे, तो आपस में क्या करें, एग्रीमेंट करके उस बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं। तो ये भी एक डिसोल्यूशन का पॉइंट है। फिर आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। देखो कंपल्सरी का मतलब क्या है, कि कंपल्सरी का मतलब कि कई बार कुछ कारण ऐसे होते हैं, कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिसमें पार्टनरशिप फर्म को हमें कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। जैसे हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप फर्म को बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है पार्टनरशिप फर्म को बनाने के, वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पार्टनरशिप फर्म बना तो रहे, लेकिन इसके पीछे हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट हो रहा है वो इलीगल फॉर्म में आ रहा है। किसमें आ रहा है, इलीगल फॉर्म में। और जब इलीगल फॉर्म में आएगा तो सीधी सी बात है, पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि आज जब ऑब्जेक्ट ही इलीगल होगा तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म को क्या करेंगे, डिसोल्यूशन। और दूसरा मेन रीजन क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने होते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। लेकिन कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर से मिनिमम 2 से कम आ रहे हैं और मैक्सिमम 50 से ज्यादा आ रहे हैं, तो उस केस में भी फिर हमें पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये भी एक मेन रीजंस होते हैं। तो ये किसमें आता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। जैसे हमने लिखा कि व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, मतलब जब पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो अनलॉफुल हो जाए या इलीगल हो जाए, या व्हेन द नंबर ऑफ पार्टनर्स बिकम लेस देन 20 या मोर देन 50, कि जब 2 से कम और 50 से ज्यादा। जब 2 से कम होंगे तो पार्टनरशिप ही नहीं बनेगी, और 50 से ज्यादा होंगे तो हम जो रूल्स हैं पार्टनरशिप एक्ट के उसको क्या करें, उल्लंघन करें, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। एक आता है बाय नोटिस। नोटिस का मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पर ही 3 पार्टनर है, अब तीनों बेस्ट थे, बेस्ट फ्रेंड थे। अब इन्होंने पार्टनरशिप फर्म ये कंटिन्यूसली करें, बस जो टाइम पीरियड है वो क्या नहीं, फिक्स नहीं। फिक्स का मतलब कि इन तीनों के बीच में पार्टनरशिप 2 साल की बनी, 3 साल की बनी या 5 साल की बनी, तो इनके बीच में टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। अब ए चाहता है कि ये पार्टनरशिप हमको क्या कर दें, डिसॉल्व कर दें। तो ए क्या करे, एक नोटिस जारी कर रहा है दोनों पार्टनर्स के बीच में कि मैं पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करना चाहता हूँ। तो कई बार नोटिस के थ्रू भी पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो सकती है, या बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट के ऑर्डर द्वारा। कोर्ट क्या बोलती है कि ये कुछ रीजंस ऐसे हो सकते हैं जिस केस में हमें पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करना पड़ेगा। पहला रीजन क्या हो रहा है कि व्हेन ए पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, कि कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स अगर मान लो अचानक से क्या हो जाए, अनसाउंड माइंड मतलब जिस पागल हो जाए या उसमें दिमाग नहीं हो रहा है, तो उस केस में फिर पार्टनरशिप हमको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कांट बी कैरिड ऑन एक्सेप्टेड लॉसेस, कि मतलब जो फर्म है कंटिन्यूसली क्या करी, जब बिजनेस को करी, कि कोर्ट ये सेटिस्फाई हो रही कि जो फर्म है कांट बी कैरी, मतलब वो बिजनेस के लॉसेस को क्या नहीं कर सकती, कैरी नहीं कर सकती। कि जैसे ज्यादा लॉस हो गए और ज्यादा लॉस होंगे तो फर्म और क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो उस केस में जो क्रेडिटर्स होंगे वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कोर्ट में कि भैया फर्म का क्या करो, डिसॉल्व करो, नहीं तो फर्म और ज्यादा किसमें चली जाएगी, लॉसेस में चली जाएगी। तो इस तरह क्या होता है, रीजंस होते हैं। तो एग्जाम में 2 नंबर या 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि गिवन एनी 2 पॉइंट्स कंपल्सरी डिसोल्यूशन, या फिर गिवन एनी 2 पॉइंट्स बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट के ऑर्डर द्वारा पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होगा। फिर अपन बात करेंगे ऑन हैपनिंग ऑफ ए इवेंट। ऑन हैपनिंग का मतलब कि अचानक से कोई घटना घट जाए, तो उस केस में फिर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कैसे। तो अब देखो हम बात करेंगे यहाँ पे ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट। ऑन हैपनिंग का मतलब कि कई बार कुछ अचानक से ऐसी कुछ घटना घट जाए, कुछ रीजंस होते हैं जिसमें पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है। जैसे पहला रीजन है ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए। इंसॉल्वेंसी का मतलब कि दिवालिया हो जाए। या फिर दूसरा रीजन है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म। ऑन द एक्सपायरी का मतलब कि जैसे मान लो पार्टनरशिप फर्म
3 साल के लिए बनी थी, तो जैसे 3 साल का पीरियड खत्म होगा तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगी, डिसोल्यूशन, वो भी हैपनिंग है। या ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म, कि फुलफिलमेंट का मतलब कि पार्टनरशिप फर्म का जो ऑब्जेक्ट था, जैसे मान लो कि यहाँ पर ए और बी थे, अब दोनों के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट हुआ था ये रोड बनाने का, कि रोड का मतलब जो हमारी सड़क है यहाँ से यहाँ तक का बनाने का एग्रीमेंट हुआ था, और उस सड़क को बनाने में 3 साल लगे। तो जैसे ही वो सड़क बन के तैयार हो गई तो इनके बीच का जो ऑब्जेक्ट था फुलफिल हो गया, और जब ऑब्जेक्ट फुलफिल हो गया तो पार्टनरशिप हम क्या होगी, डिसॉल्व होगी नहीं होगी। तो इस तरह हमारे पास ये बेसिक्स क्या होते हैं, रीजंस होते हैं जो कि हमारी पार्टनरशिप हमको क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो हमने पढ़ा कि बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, बाय नोटिस, बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और ऑन हैपनिंग ऑफ ए इवेंट, कि कोई अचानक से हैपनिंग हो रही है, जैसे अभी इसमें पढ़ा कि कोई टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, या फिर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए, फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस केस में पार्टनरशिप हमका क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, कि अभी अपने बात कर रहे थे डिसोल्यूशन की, तो डिसोल्यूशन के केस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग क्या प्रोसीजर अपनाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नॉर्मली, और मैंने आपको बताया था कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो नॉर्मली जो बिजनेस की जो एक्टिविटी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और फर्म की जितनी भी असेट्स है उसको बेचेंगे और लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए पार्टनरशिप हम क्या करती है, कुछ अकाउंट मेंटेन करती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नॉर्मली बिजनेस एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टॉप्स एंड प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फर्म, मतलब प्रोसीजर का मतलब कि यहाँ पर फर्म का रियलाइजेशन चालू हो जाएगा, कि जो असेट्स होगी उससे रियलाइज करेगी फर्म, एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी स्टार्ट, लायबिलिटी का क्या हो जाएगा, पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। टू कंप्लीट दिस प्रोसेस द फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, कि इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कुछ अकाउंट बनाते हैं, जैसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और तीसरा कैशियर बैंक अकाउंट, और चौथा अदर नेसेसरी अकाउंट्स। अदर नेसेसरी का मतलब लाइक जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये इस तरह के अकाउंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट कौन सा है, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो हम अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या करेंगे, सीधी सी बात है, फर्म में बिजनेस में जो भी नॉर्मल एक्टिविटी वो बंद हो जाएगी, और जब नॉर्मल एक्टिविटी बंद होगी तो जितनी भी असेट्स है उसको हम क्या करेंगे, सोल्ड कर देंगे, और लायबिलिटी का क्या कर देंगे, पेमेंट करने लग जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए हम कितने अकाउंट बना रहे हैं, 4 अकाउंट बना रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैशियर बैंक अकाउंट। चौथा जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। और ये जरूरत कब पड़ेगी, जब पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, अलग से एक पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाती है। तो ये हमारे कुछ प्रोसीजर है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट की। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट की। तो हमने क्या लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन फॉर dissolving of all the assets of the firm and making payment to all the creditors। कहने का मतलब अपने ये पढ़ा है कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो फर्म की जितनी भी एसेट्स उसको बेचेंगे और लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कि हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि ये जो अकाउंट बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि जितने भी असेट्स है उसको हम डिसॉल्व भी कर सकें, और जितनी भी लायबिलिटी है उसका हम पेमेंट कर सकें। और ये जो नेचर होता है किसकी तरह होता है, नॉमिनल अकाउंट की तरह। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ सच एन अकाउंट, मतलब इस अकाउंट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो फाइंड आउट करना होता है कि प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, कि जो असेट्स को बेच रहे हैं उससे कितना पैसा आ रहा है, और लायबिलिटीज को जो पे कर रहे हैं तो कितना पैसा जा रहा है। तो लास्ट में क्या डिफरेंस रहेगा कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। जैसे मान लो आज हमारे पास ये बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में ये हमारी लायबिलिटीज होगी और ये हमारी असेट्स। अब हमारे पास जैसे मान लो प्लांट दे रखा है 50,000, फर्नीचर दे रखा है 1 लाख रुपए का। फिर बात किसकी करें, मशीनरी की, मशीनरी दे रखी कितनी, 20,000 की। डेटर्स कितने हैं, 30,000 की। उसका टोटल कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कैपिटल की। तो कैपिटल्स किस किस की, ए और बी, ए की 20 है और बी की कितनी, 30। फिर आ रहा है हमारे पास क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं, 50,000। फिर आ रहा है हमारे पास बैंक लोन, तो बैंक लोन कितने है, 1 लाख। तो कुल मिला के 2 लाख।
ठीक है। ये हमारे पास बैलेंस शीट है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दे रखी है, असेट साइड दे रखी है। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल्स दे रखी है ए और बी की, तो ए की कितनी 20 और बी की कितनी 30। क्रेडिटर्स कितने 50,000 एंड बैंक लोन कितने 1 लाख, तो टोटल कितना आ रहा है 2 लाख। फिर बात हो रही है प्लांट की, तो प्लांट कितने 50,000, फर्नीचर कितने 1 लाख एंड मशीनरी कितनी 20,000 और डेटर्स कितने 30, तो टोटल कितना हो गया 1 लाख। अब बात किस हो रही है रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं, जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा। अब मान लो ये जो पार्टनरशिप फर्म थी अभी डिसॉल्व हो गई, तो अब हम इस बैलेंस शीट का क्या करेंगे, तो हमारे पास जो असेट्स है उसको बेचेंगे नहीं बेचेंगे, तो हम यहाँ पर किसको बेच रहे हैं असेट्स को, तो यहाँ बात किस करी असेट्स को सोल्ड करें। अब प्लांट था, कोई जो थोड़ी प्लांट 50,000 का बैलेंस शीट में शो करे तो 50,000 मिलेगी, तो प्लांट से रिलाइज होने वाली कितना 30,000। फिर बात किस करी फर्नीचर से, फर्नीचर से ओनली कितना हो रहा है 50, मशीनरी से 23,000 ज्यादा भी हो सकता है, डेटर से ओनली कितना है 17,000, जोड़ो तो 3 1 0 हासिल लगी 8 9 10 11 12, तो इसका मतलब 1,20,000। तो हमारे पास जो असेट्स थी उसे 1,20,000 रियलाइज हो रहे हैं। अब हमारे पास जो लायबिलिटी थी, अब लायबिलिटी कौन कौन सी मानेंगे, क्रेडिटर्स और बैंक लोन की मानेंगे, क्योंकि ये जो कैपिटल है वो पार्टनर्स है और पार्टनर्स को कैपिटल में पेमेंट तब मिलेगा जब पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा बचेगा, अदरवाइज इनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर्स है वो कितने के थे 50 की और बैंक लोन कितनी 1 लाख, तो उसका मतलब हमें लायबिलिटी का जो पेमेंट करना है वो कितना करना है 1.5 लाख, जबकि यहाँ असेट सारी 1,20 और पेमेंट करना है 1.5 लाख, तो 30,000 रुपए का क्या होगा, तो 30,000 अभी भी क्या है शॉर्टेज पड़ रहे हैं लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं इस रिलेशन अकाउंट को बनाते हैं, तभी तो हम लिख रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ सच एन अकाउंट इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, कि मतलब जब हम फर्म का डिसोल्यूशन करें तो उस केस में असेट्स को जो बेचेंगे और लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, उससे चेक करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। जैसे भी अपने एग्जांपल पढ़ा कि असेट्स से तो रियलाइज ओनली 1,20,000 हो रहे हैं, जबकि लायबिलिटी का पेमेंट कितना करना है 1.5 लाख, तो इसका मतलब है 30,000 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। अब इस लॉस को कौन बियर करेगा, पार्टनर से रिकवर करेंगे, ये पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगा रखी। हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बताया था कि पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटी होगी, तो पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगा रखी तो उससे हम इस लॉस को रिकवर करेंगे। रिकवर कैसे करेंगे कि इस लायबिलिटी का क्या करेंगे पेमेंट करेंगे, जो 30,000 की कम पड़ रही है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिकवर हो जाएगी। अब हम इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंट्रीज इन रियलाइजेशन अकाउंट्स आर मेड, ये अकाउंटिंग एंट्रीज रिगार्डिंग डिसोल्यूशन, कि डिसोल्यूशन को करते समय कौन कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है, क्योंकि इस चैप्टर में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो अकाउंटिंग एंट्रीज का। अगर आपको अकाउंटिंग एंट्रीज आ गई समझ में अच्छी तरह तो 100% ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, मतलब हमारी पार्टनरशिप का सबसे इजी और सबसे जो अच्छा चैप्टर है वो डिसोल्यूशन है। करना कुछ भी नहीं है, डिसोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पे दो तरह के डिसोल्यूशन की बात कर रहे थे, एक तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म का जो डिसोल्यूशन होता है तो बिजनेस क्या हो जाता है परमानेंटली क्लोज हो जाता है, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स है उन्हीं सभी पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप डीड थी वो क्या हो गई डिसॉल्व हो गई। जब सभी पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे बिजनेस को बंद कर देंगे, और बंद करेंगे तो क्या करेंगे तो असेट से उसको बेचेंगे और लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। तो ये हम किसमें सीख रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब कि जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है, उसकी जगह नया एग्रीमेंट बन भी सकता है और नहीं भी। अगर नया एग्रीमेंट बनता है तो उस केस में कंपलसरी नहीं कि पार्टनरशिप फर्म बंद होगी, तो पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू भी हो सकती है। तो इसलिए दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस बनाया गया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ेंगे और वो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी उसके थ्रू हम क्या करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है।